खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं। 5 राज्य तय करेंगे दिशा। दरअसल राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे 2021 के चुनाव। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, असम के अंदर चुनाव है, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के अंदर भी चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रमुख बदलावों का भी इस दौरान असर दिखाई देगा। कोविड महामारी के कारण लोगों की जीविका पर संकट पड़ा है और वो एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान दिखाई दे सकता है। दूसरा, सरकार के आर्थिक सुधारों से शुरुआती झटके लग रहे हैं। तीसरा, असम, बंगाल, तमिलनाडु में CAA और NRC के मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे तीनों राष्ट्रीय मुद्दे, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में ट्विटर पर बकायदा लगभग 4 दिन तक ट्रेंड रहा कि मोदी जी रोजगार दीजिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमिकली जिस तरीके से ब्रेकडाउन कोरोना के बाद हुआ, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि अब देश तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन मुद्दा ये भी बड़ा है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है वो असम और बंगाल, तमिलनाडु में CAA और NRC का मुद्दा है। विधानसभा चुनाव को ये तीनों ही राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे और मुमकिन है कि इन 5 राज्यों के चुनाव इन 3 बड़े मुद्दों के आसपास ही घूमते हुए नजर आए। और बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की चिंता की। दरअसल दिसंबर तक तैयार कर दिए जाएंगे कोविशील्ड के 20 करोड़ डोज। वैक्सीनेशन पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है। समय पर खपत नहीं हुई तो फिर नुकसान हो सकता है और ये एक बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है। अप्रैल के बाद बेकार हो सकता है 1/4 स्टॉक। नुकसान रोकने के लिए वैक्सीनेशन तेज करने की जरूरत है, हालांकि इसको तेज कर दिया गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कल से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन को शुरू कर दिया गया है। 250 रुपए में पहली डोज लगेगी, 250 रुपए में दूसरी डोज लगेगी, यानी कि कुल 500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करा सकता है चरणबद्ध तरीके से। या तो वो सरकारी व्यवस्था का इंतजार करे या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाकर वो वैक्सीनेशन करा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि वैक्सीन खराब नहीं जाएगी, इस्तेमाल हो। सवाल यह कि क्या CAG को ऑडिट नहीं करने दे रही पश्चिम बंगाल की सरकार। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को CAG का पत्र अम्फान तूफान के बाद केंद्र से मदद मांगी गई थी और केंद्र ने बाकायदा अम्फान तूफान के बाद 2700 करोड़ रुपए की सहायता की। 2700 करोड़ रुपए दिए। राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने ये राशि प्रदेश की सरकार को दी थी, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को दी। खर्च के ऑडिट में सहयोग नहीं कर रहे राज्य के अधिकारी CAG के ऑडिट टीम को कोई हिसाब बता नहीं रहा कि जो 2700 करोड़ केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिए गए अम्फान तूफान के बाद पुनर्वास के लिए, राहत के लिए, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, कैसे खर्च किया गया। और इसीलिए CAG ऑडिट कर रही है, लेकिन कोई भी हिसाब बताने को तैयार नहीं। इस बार भी नहीं होगा विश्व प्रसिद्ध धुलंडी उत्सव। धुलंडी उत्सव के प्रस्ताव की फाइल पर्यटन विभाग ने नामंजूर कर दी है। पिछले साल भी कोरोना के चलते नहीं हो सका था आयोजन। इस साल भी कोरोना की भेंट चढ़ा रंगों का उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन नहीं होने से उत्सव का आयोजन निरस्त कर दिया गया और वैसे ठीक देश कोरोना वैक्सीनेशन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से कोरोना को अनकंट्रोल कर दें। बेहतर है कि हम वैक्सीनेशन के फेज को पूरा करें, कोरोना को जड़ से मिटाएं और उसके बाद जिंदगी को फिर से रंगीन कर सकते हैं। रंगों के त्योहार को और ज्यादा जोश के साथ मना सकते हैं। वहीं एक बार फिर से वन्य जीवों से आबाद होगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। दरअसल 10 मार्च के बाद लाए जाएंगे नंदनकानन से वन्य जीव। नंदनकानन से एक्सचेंज पॉलिसी के तहत वन्य जीव लाए जाएंगे। एक्सचेंज पॉलिसी मतलब कि कुछ वन्य जीवों को यहां से नंदनकानन भेजा जाएगा और नंदनकानन से कुछ जीवों को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया जाएगा। लेकिन वो कौन कौन से जीव होंगे जो अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आएंगे। दरअसल उड़ीसा नंदनकानन से एक बाघ का जोड़ा, एक वाइल्ड बोर, 15 जोड़े जैबरा फिंच और 7 जोड़े जावा स्पैरो बर्ड्स के बायोलॉजिकल पार्क में लाए जाएंगे। तो सवाल यह है कि एक्सचेंज पॉलिसी के तहत दिया क्या जाएगा। दरअसल बदले में इंडियन वुल्फ और लेपर्ड का एक जोड़ा नंदनकानन को दे दिया जाएगा। 2 घड़ियाल और चिंकारा भी नंदनकानन को दिए जाएंगे। CZA ने एक्सचेंज की फाइल को मंजूरी दे दिया, यानी कि जल्द ही इस एक्सचेंज ऑफर के जरिए कुछ हमारे बायोलॉजिकल पार्क में आएंगे तो कुछ यहां से नंदनकानन जाएंगे।
वहीं खतरों से भरी झालाना लेपर्ड सफारी। दरअसल बिना फिटनेस लेपर्ड सफारी में दौड़ रहे पर्यटक वाहन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और आम पर्यटकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झालाना लेपर्ड सवारी में है कुल 16 पर्यटक वाहन, 10 जिप्सी लगी हुई हैं और 6 ई व्हीकल करा रहे झालाना में लेपर्ड की सफारी। पिछले दिनों रेंजर जनेश्वर चौधरी ने नोटिस भी जारी किए थे। वाहन स्वामियों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की पालना के लिए नोटिस दिया गया था। लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सहित अन्य मापदंड संबंधी नोटिस दिए गए थे। बावजूद इसके कई वाहन स्वामियों ने नहीं कराए मापदंड पूरे। क्या वन और परिवहन विभाग करेगा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई? क्योंकि ऐसे वाहनों का इस्तेमाल न सिर्फ पर्यावरण के लिए घातक साबित हो सकता है, बल्कि जो सैलानी झालाना लेपर्ड सफारी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके साथ भी एक तरीके का रिस्क है। उम्मीद करेंगे जल्दी इस पर कार्रवाई। और अब बात करते हैं 10 आबकारी अफसरों की जिनको नोटिस दिया गया और इनमें किस किस के नाम है ये हम आपको बता रहे हैं। वित्त सचिव राजस्व टी रविकांत ने जारी किए हैं नोटिस। अलवर डीईओ बनवारी सिंसिनवार को, एईओ मंजू अम्बेश को, डीईओ बांसवाड़ा प्रकाश चंद्र रैगर को, डीईओ सीकर आदराम को, एईओ सीकर लक्ष्मी नारायण को, डीईओ बूंदी मनोज बिस्वा को, डीईओ हनुमानगढ़ चिमनलाल मीणा को, डीईओ श्री गंगानगर प्रतिष्ठा पिलानिया, डीईओ उदयपुर महेंद्र नागर, डीईओ भीलवाड़ा लोकेश जोशी को नोटिस थमा दिए गए। आबकारी नीति में कम आवेदन मिलने पर ये नोटिस दिए गए। शराब दुकानों के आवंटन में उम्मीद से कम आवेदन मिले हैं इन जिलों के अंदर और 3 दिन के अंदर कारण भी बताने को कहा गया। आपको याद होगा कि इसकी वजह से ही जो नीलामी होनी थी उनकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया गया था, बोली लगाओ आवंटन पाओ, ये एक तरीके की पॉलिसी थी, लेकिन उसमें आवेदक इतने कम आए कि तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। अब जिन जिन जिलों से आवंटन कम आए हैं वहां कार्रवाई की बात की जा रही है और 3 दिन में जवाब मांगा जा रहा है। बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम बनने के बावजूद नहीं भूले वो अपनी जड़ों को। बहुत से लीडर्स की बहुत सी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। मैं खुद गांव का हूं और बहुत फक्र करता हूं कि मैं गांव का हूं। हमारे पीएम मोदी भी कहते हैं कि गांव से हैं, कहते हैं कि बर्तन मांजता था, चाय बेचता था। निजी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जो अपनी असलियत नहीं छिपाते, यदि आपने अपनी असलियत छिपाई तो आप मशीनरी दुनिया में जी रहे होते। राज्यसभा से रिटायर होने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आजाद हैं। इससे पहले राज्यसभा में हुए विदाई समारोह में पीएम ने आजाद की जमकर तारीफ की थी और अब आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की खुले मन से तारीफ की। कोरोना काल में राजस्थान टूरिज्म को एक और अवार्ड मिला है। 1 साल बाद आयोजित पहले डोमेस्टिक मार्ट में ही अवार्ड मिला है। टीटीएफ कोलकाता में मिला अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। राजस्थान को मिला है सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, यानी कि सुरक्षित पर्यटन डेस्टिनेशन, और उसके तौर पर राजस्थान को अवार्ड मिला है। अतिरिक्त निदेशक मनीषा अरोड़ा ने यह अवार्ड ग्रहण किया है। संयुक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी भी इस दौरान मौजूद रहे। 3 दिवसीय ट्रेवल टूरिज्म फेयर में राजस्थान पर्यटन की धूम नजर आई, यानी कि एक बार फिर से राजस्थान के पर्यटन ने और पर्यटन विभाग ने डंका बजवाया कि सबसे सुरक्षित अगर कहीं जाना है, वहां घूमना है, दीदार करना है, संस्कृति को समझना है, सभ्यताओं को नजदीक से देखना है। एक ही प्रदेश के अंदर आपको झीलें भी मिलेंगी, रेत का समुंदर भी मिल जाएगा, राजा महाराजाओं का राजस्व भी मिल जाएगा और फिर विकास भी मिल जाएगा। राजस्थान को अवार्ड। वहीं हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का दमन, पुलिस ने 8 महिलाओं समेत 47 को हिरासत में लिया है। चीन द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन को लेकर इनको हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जनवरी में पूर्व सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। हिरासत में लेने वाले लोगों पर अनधिकृत चुनाव में शामिल होने का आरोप है। हालांकि वहां पर काफी तेजी से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। लोकतंत्र समर्थकों का दमन किया जा रहा है, चीन की तरफ से दमन किया जा रहा है। हांगकांग को अलग करने की मांग लगातार उठ रही है।
लोकतंत्र कायम करने की मांग उठ रही है। लेकिन अब पुलिस ने वहां 8 महिलाओं समेत 47 को हिरासत में लिया और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चीन द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के उल्लंघन को लेकर ये हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले जनवरी में पूर्व सांसदों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जब विरोध तेजी से बढ़ता रहा तो फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। हिरासत में लेने वाले लोगों पर अनधिकृत चुनाव में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया गया। वहीं चुनाव से पहले असम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। असम सहयोगी पीपीएफ ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और कहा कि अब हम बीजेपी से किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते। आने वाला चुनाव हम महाजट गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों के अंदर चुनाव होंगे और आपको बता दें कि बीजेपी के लिए वाकई में एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार बीजेपी की वहां है। और ऐसे में ये एक बड़ा झटका इसलिए क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी और अब ऐसे में बीपीएफ का उससे अलग होकर कांग्रेस से हाथ मिलाना बीजेपी को असम के अंदर कमजोर करता है। वहीं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओबीसी फैक्टर कितना काम कर पाएगा, इस पर हर किसी की नजर है। दरअसल टीएमसी के वोट काटने का जरिया बन सकता है ये फैक्टर। इस चुनाव में सीधा मुकाबला केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस भी दम भर रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला इसको कर देगी, लेकिन ओबीसी की एंट्री से मुकाबला बन सकता है दिलचस्प। बिहार में 5 सीटें जीतकर बिगाड़ चुके हैं आरजेडी का खेल। इसके बाद हैदराबाद से दूर पार्टी को एक जगह बनाने का भी मौका मिला है। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि वहां की वोट बैंक ममता दीदी के साथ काफी हद तक मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके की योजनाएं वहां पर चलाई गई हैं, मुस्लिम वोटों का कटना मुश्किल है। लेकिन ओबीसी फैक्टर एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर काम कर सकता है, जिसको वोट कटाऊ कहा जा सकता है। और इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने ममता दीदी की चिंताओं को पश्चिम बंगाल में जरूर बढ़ा दिया। वहीं असम विधानसभा चुनाव का चुनाव का कैंपेन शुरू करेगी प्रियंका गांधी। कल से 2 दिन के दौरे पर प्रियंका असम रहेंगी। पहले दिन विभिन्न सहभागिता कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। 1 मार्च को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वो प्रार्थना करेंगी। उत्तरी लखीमपुर जिले की सोनारी गांव पंचायत का भी वो दौरा करेंगी। इसके बाद 2 मार्च को तेजपुर में एक रैली को भी संबोधित करने वाली है। यानी कि प्रियंका गांधी असम पर फोकस करने वाली। और इस ऐसे में बीपीएफ का कांग्रेस के साथ मिलना कांग्रेस को असम के अंदर मजबूत भी कराए और उसका फायदा कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी। इसलिए मुमकिन है कि प्रियंका गांधी वहां पर एग्रेसिव कैंपेनिंग करती नजर आए। 2 दिन के वो दौरे पर पहुंची है। पहले दिन विभिन्न सहभागिता कार्यक्रमों की वो योजना बना रही है और 1 मार्च को यानी कि कल गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में वो प्रार्थना करेंगी। उत्तरी लखीमपुर जिले की सोनारी गांव पंचायत का भी दौरा करेंगी। इसके बाद 2 मार्च को तेजपुर में एक रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम। और अब बात करते हैं ग्रुप 23 या कहें कि गांधी 23। जम्मू के बाद अब अन्य राज्यों में भी मीटिंग सीए ग्रुप करने वाला है। कांग्रेस में एक नई समस्या का बढ़ता दिख रहा दायरा। कांग्रेस के नए आलाकमान G23 को लेकर सहमत नहीं है। वहीं G23 की भी कांग्रेस के नए आलाकमान पर चुप्पी है। ऐसे में इंदिरा और सोनिया की तर्ज पर फैसले पर विचार। इंदिरा और सोनिया के फॉर्मूले को लेकर G23 भी सहमत है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान की भी चुप्पी है। आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने G23 के लिए बिछाए पलक पावड़े, यानी कि ग्रुप 23 कीजिए। ग्रुप 23 कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि जो ये 23 सदस्य हैं वो खुद को गांधी 23 कह रहे हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक जाजम पर एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार मोदी के जाल में फंस गई दीदी। पीएम ने एक रैली में चुनाव घोषणा की फेंकी थी गुगली। 7 मार्च तक चुनाव घोषणा का छोड़ा गया था शिगुफा, लेकिन चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बीजेपी के सियासी दाव से ममता दीदी उलझी हुई हैं और चुनाव घोषणा होते ही दीदी की घोषणाओं पर भी ब्रेक लग गया है। ममता दीदी ने सोचा होगा कि 6 तारीख के आसपास चुनाव आयोग घोषणा करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक रैली के दौरान कहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में ममता दीदी ने कुछ घोषणाओं के बारे में सोचा होगा जो शायद वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले करना चाहती होंगी, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने 26 फरवरी को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और बीजेपी के सियासी दांव में ममता दीदी उलझ गई। चुनाव घोषणा होते ही दीदी की घोषणाओं पर भी एक तरीके से ब्रेक लगा।
पंचायत चुनाव जीत से पंजाब कांग्रेस को मिला ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कई रोड़े हैं। रूठे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाना पार्टी के लिए बड़ा टास्क है। पार्टी आलाकमान ने पंजाब प्रभारी वरिष्ठ नेता हरीश रावत को इसकी कमान सौंपी। ऐसे में हरीश रावत ने चंडीगढ़ जाकर सिद्धू से भी सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सिद्धू ने रावत के समक्ष रखी डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष पद की डिमांड, यानी कि वो डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की कुर्सी चाहते हैं। इसके बाद रावत ने सिद्धू के साथ की चर्चा की रिपोर्ट सोनिया और राहुल को सौंप दी और अब पार्टी आलाकमान ही करेगा पार्टी में सिद्धू के भविष्य पर फैसला। दरअसल अमरिंदर सिंह ये चाहते हैं कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाए, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट का हिस्सा बनाने में अमरिंदर सिंह को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमरिंदर सिंह ये नहीं चाहते कि चुनाव से तुरंत पहले एक नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए, यानी कि पैरेलल आकर खड़ा हो जाए। नवजोत सिंह सिद्धू यही चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिले और साथ में उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी मिले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर किस राह पर जाएगा किसान आंदोलन। केंद्र क्यों नहीं कर रहा किसानों से बातचीत की पहल? शायद अब बीजेपी का फोकस 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर केंद्रित हो चुका है। वैसे भी अब किसान आंदोलन की कमान टिकैत बंधुओं ने संभाल ली है। दूसरी तरफ अधिकांश किसानों को अब फसल कटाई की चिंता सता रही है। ज्यादातर किसानों की एक ही राय कि उनका जो सरोकार केवल खेती और किसानी से है। संसद मार्च या चुनाव प्रचार से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन को नैतिक और भावनात्मक समर्थन में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार भी मौके की नजाकत को भांपते हुए तैयारी कर रही है और अब सरकार किसानों से बातचीत के लिए राजनाथ सिंह को कमान सौंप सकती है। क्या झारखंड सरकार में सब कुछ नहीं ऑल इज वेल? क्या यहाँ भी ऑपरेशन लोटस की आहट है? झारखंड कांग्रेस में दो फाड़ के हो रहे हर मुमकिन प्रयास, लेकिन यहाँ कांग्रेस विधायकों को तोड़ना इतना भी आसान नहीं। वैसे भी अगर कांग्रेस नेता अलग गुट बनाते तो नहीं होंगे सफल, क्योंकि विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नहीं मिलेगी इजाजत और झारखंड में जोड़ तोड़ के किसी भी प्रयास को बल नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल तो फिर भी है कि क्या झारखंड सरकार पर ही मंडरा रहा संकट? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाए बीजेपी नेताओं पर आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर आरोप लगाए गए। हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोपों को फिर से तोल दिया जा रहा है। दरअसल 2013 में मुंबई की एक मॉडल ने हेमंत पर लगाया था दुष्कर्म का आरोप, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता मॉडल ने शिकायत वापस ले ली थी। अब मॉडल ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी और अमित शाह से भी मुलाकात की और अब इन मुलाकातों को लेकर सियासी हलकों में कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या तमिलनाडु में अब अकेले कमल हसन स्टार हैं? क्योंकि अब जयललिता, एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि जैसे स्टार नहीं। एक चुनाव के बाद विजयकांत की पार्टी भी चली गई हाशिए पर। दूसरी तरफ तमिल स्टार रजनीकांत भी चुनावी मैदान से पीछे हट गए। ऐसे में इस बार तमिलनाडु के चुनाव में अकेले स्टार कमल हसन है। कमल हसन ने मक्कल निधि मयम नाम से पार्टी बनाई है। हालांकि कमल हसन का तमिल की सियासत में कितना जादू चलेगा कहना बेहद मुश्किल है और हसन की पार्टी टिकट के लिए केवल 25,000 रुपए ही आवेदन शुल्क ले रही है। क्या भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में चाहिए एक अधिकार? ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि हुड्डा कांग्रेस विधायक दल का नेता बनकर संतुष्ट नहीं है। वैसे तो पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाकर पुत्र की भी सियासी एंट्री करवा ली गई है। कुमारी शैलजा की सीट दिलवा दी है पुत्र दीपेंद्र हुड्डा को। अब हुड्डा चाहते आलाकमान उनको 2024 मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। दूसरी तरफ बेटे दीपेंद्र हुड्डा को बनाना चाहते प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि पार्टी हुड्डा की ये मांग भी ले तो फिर भी उन्हें छोड़ना होगा अपना पद, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रदेश में पार्टी पिता पुत्र की सियासत में सिमट कर रह जाए। ऐसे में हुड्डा पार्टी पर प्रेशर के लिए G23 के नेताओं के साथ भी घनिष्ठता दिखा रहे हैं और इतना ही नहीं, बागी नेताओं के लिए बाकायदा फंडिंग भी की जा रही है। आरएसएस के सह सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य की खास खूबी, इस खूबी से सराहना पाई कल विद्या भारती के कार्यक्रम में। व्याख्यान में बोलने के लिए मुकर्रर था जितना समय, उतने ही समय में मनमोहन वैद्य ने मजबूती से अपनी बात रखी। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हर कोई सुनता रहा उनका वक्तव्य।
युवाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका विषय पर मनमोहन वैद्य बोले। और बात करते मसाला चौक के पीछे एक बेशकीमती जमीन के विवाद की, जो अब तेजी से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन की बदल चुके हैं कई मालिक। एक ट्रस्ट की जमीन पर किया था बिल्डर ने कब्जा। जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर तोड़ने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि 150 साल पुरानी समाधियां और छतरियां तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया गया और बाद में देवस्थान विभाग तक भी शिकायत पहुंची। लेकिन अफसोस, शिकायत करने वाले महंत का निधन हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। महंत के निधन के बाद एक दूसरे बिल्डर ने विवादित जमीन को खरीदा है। मसाला चौक के पीछे बढ़िया कॉलोनी में 4.5 बीघा जमीन पर अब लगा है राका बिल्डर का बोर्ड और स्थानीय निवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए। मिली भगत कर करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। सवाल ये है, क्या प्रशासन करेगा मामले की जांच? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।